क्वेश्चन पूछा गया है 4d 5p 5f एंड 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। द करेक्ट ऑप्शन इज। इसमें आपसे एनर्जी का ऑर्डर पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी, आपको पता करना है। अब एनर्जी का जो सीन है वो ये है कि आपके पास एक रूल होता है कि भाई जिसका एनर्जी सबसे कम होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में जाएगा, ठीक है। अब एनर्जी किसका कम होगा किसका ज़्यादा होगा ये कैसे पता करोगे, तो इसके लिए भी एक रूल होता है, n+l वाला रूल होता है, ठीक है। अब n क्या है, l क्या है, इसके बारे में अगर मैं डिटेल में बात करूंगा तो उतना टाइम तो अभी है नहीं। मैं आपको एक बहुत शॉर्ट में चीज़ समझा देता हूँ जो कि आपके एग्जाम में काम आ जाएगी अगर आपको उसके बारे में डिटेल में पता नहीं है तो। जो n होता है, आप मान के चलिए कि 4d 5p 5f 6p दे रखा है, ठीक है। तो जिसको s p d f जो भी हो सकता है, 1s2 हो सकता है, 2s2 हो सकता है, 3s2 हो सकता है। तो ये जो एस पी डी एफ होते हैं, इसके आगे का जो नंबर है ना, ये जो 1 2 3 4 5 6, यही है आपका n। ओके, आपको दिमाग में बैठा लेना, यही है आपका n। नाउ l क्या है, तो देखिए l की एक वैल्यू होती है, वो होती है 0 1 2 3 4 5 ऐसा करके चलती रहती है। जनरली आपके 1 2 3 तक ही काम आएगा, ठीक है। तो l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। अब l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए होती है 0, p के लिए होती है 1, d के लिए होती है 2 और f के लिए होती है 3। आपके सिलेबस में इतना ही है, इतना ही आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा आपको डीप में नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा m भी होता है, उसकी वैल्यू होती है 0 हो सकती है, +1 हो सकती है, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, +2 हो सकती है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब देखिए ये चीज़ बहुत काम आने वाली है, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं और ये चीज़ नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको अब कुछ क्वेश्चन के बाद में पता चल जाएगी। सो एनर्जी के ऑर्डर के लिए जो n+l की वैल्यू जिसके लिए सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी के अंदर जाएगा। ये जो आपका क्वेश्चन है वो नीट 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है ना। अगर 4d की बात करें तो इसमें 4 तो हो गया आपका n, और d के लिए जो l की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2। तो यहाँ पर आपका 4 + 2 हो जाएगा 6, तो 4d के लिए हो जाएगा 6। 5p की बात करें तो देखिए 5 तो हो गया आपका n, और p के लिए l होता है 1, तो इसका भी हो गया 5 + 1 6। 5f की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 तो हो जाएगा n, और f हो जाएगा आपका 3, तो हो जाएगा आपके पास 8। लास्ट में 6p जिसके लिए n हो जाएगा आपका 6 और l हो जाएगा आपके लिए 1, तो इसका हो जाएगा टोटल n+l = 7। नाउ देखिए कि सबसे ज़्यादा तो आपका देखिए कि 8 है 5f का, n+l सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें नहीं जाएगा। एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये हो गया कि 5f तो सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन सी और डी तो चले गए, ठीक है। अब देखिए कि 4d और 5p दोनों के अंदर जो n+l की वैल्यू है वो 6 आई है। अब यहाँ पर हम कैसे देखेंगे, तो देखिए जिसकी वैल्यू n की जिसकी वैल्यू सबसे कम है उसको हम पहले कंसिडर करेंगे। तो n की वैल्यू जो है 4d के अंदर 4 है और 5p के अंदर 5 है, तो इसलिए 4d की जो एनर्जी है वो कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन हम देखें तो वो बी ऑप्शन जो है वो एकदम से करेक्ट हो जाता है। 5f होगा, फिर 6p होगा, फिर 5p होगा, फिर आपका 4d हो जाएगा। AIPMT 2012 का क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सब शेल विद l = 3 और n = 4, ठीक है। l 3 है, n 4 है, n 4 का मतलब 4 हो गया, l 3 का मतलब हो गया आपके पास d, यानी ये 3d की बात कर रहा है। d में आपको पता है कि 5 होते हैं, 5 के अंदर ईच के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो टोटल 5 के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप 14 कर दोगे, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रखा है सब शेल के बारे में, तो आपका क्वेश्चन जो 14 है वो सही जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अगर आपके पास सब शेल के बजाय आपको ये पूछा गया होता ऑर्बिटल, तो आपका आंसर जो है वो 2 आता। और ऐसा ही क्वेश्चन आपका नीट 2016 में जो सेकंड पेपर है उसमें आया हुआ है। देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n = 3 एंड l = 1। अब यहाँ पर ऑर्बिटल के बारे में पूछ रखा है, ठीक है। सबको पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 15 से 20 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो 2 ही आ सकते हैं, ये रूल है, सब कुछ आपने देखा भी होगा आज तक। यहाँ पर n = 3 क्या हो या फिर l = क्या हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर जो ए है, जो 2 है, वही आएगा। यहाँ पर अगर बात करें n = 3 तो वो हो जाएगा 3, l = 1 तो हो जाएगा p, यानी वो 3p की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन आंसर आपका ए ही होगा। अब देखिए बच्चों से यहाँ पर सिली मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पर वो ऑर्बिटल को पढ़ते ही नहीं है, वो सीधा देख लेते हैं कि यहाँ पर तो 3p हो जाएगा, और p के अंदर जो 3 होते हैं ऑर्बिटल, और 3 के अंदर आप देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और वो 6 ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है कि वो ऑर्बिटल के बारे में पूछ रहा है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीट 2013 का, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। यहाँ पर आपको n = 3, l = 1, और यहाँ पर m = -1 दे रखा है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर d है तो d के अंदर 5 होते हैं, जो बीच वाला सबसे होगा ना
उसके लिए m बराबर 0 होगा, और जो अगर आप राइट की तरफ जाओगे तो वहाँ पर +1 फिर +2 होगा, जब आप लेफ्ट की तरफ आओगे तो वहाँ पर आपका -1 -2 होगा। ठीक है, अभी के लिए कंसेप्ट में डीप में जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसा ही याद करके रख लो। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर n बराबर 3 दे रखा है और l बराबर 1 दे रखा है, यानी 3p के बारे में बोल रखा है। अब 3p का सुनकर डरना नहीं है, 3p का जो p के अंदर 3 होते हैं, बीच वाला 0 हो जाएगा और लेफ्ट वाला जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा और राइट वाला +1 हो जाएगा। तो 3p के अंदर जो लेफ्ट वाला ऑर्बिटल है उसके अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसके बारे में पूछ रखा है। आपको पता है कि उसके अंदर 2 ही आ सकते हैं, क्योंकि ये एक ही के बारे में पूछ रहा है। अब देखिए थोड़ा स्मार्ट तरीके से अगर सोचें तो m की वैल्यू जो अगर -1 है, -2 है, 0 है, +1 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ एक के लिए पूछ रहा है और एक के अंदर 2 ही आ सकते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रखा था, ठीक है, तो एक ऑर्बिटल के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब देखिए 2014 का क्वेश्चन है, AIPMT 2014 का, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। यहाँ पर आपको ऑर्बिटल के बारे में पूछ रखा है, यानी P के अंदर आपके पास 3 होते हैं, D के अंदर आपके पास 5 होते हैं, S के अंदर आपके पास 1 होता है और F के अंदर आपके पास 7 होते हैं। यहाँ पर n = 3 है, l = 1 है, यानी आपकी 3p के बारे में बात कर रहा है। अब देखो एक बात और सुन लो, अगर आपके पास n और l की वैल्यू ही दे रखी है, इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी स्पेसिफिक ऑर्बिटल के बारे में या फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको नहीं बताया गया है। तो अगर आपको पता चल जाए कि n से और l से आपको पता चल जाए कि ये p है, तो आपको ऑर्बिटल को 3 मानना है, और अगर d है तो आपको 5 ऑर्बिटल्स मानने हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में m = 0 दे रखा है। तब देखिए मैंने जैसे आपको पहले बताया था, p है, m = 0 है, उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। p के अंदर m = 0 वाला जो बीच वाला ऑर्बिटल है वही होगा, और जो राइट वाला है वो +1 होगा, लेफ्ट वाला है वो -1 होगा। नाउ क्वेश्चन में पूछ रखा है कि आपके पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे जो कि 3p हो, लेकिन उसके साथ साथ वो m = 0 रखते हो। अब देखिए p के अंदर 3 है, उसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल ऐसा है जो कि m = 0 रखता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा A1। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक के अंदर से ये जो क्वांटम नंबर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिटेल में पढ़ने जाओगे, अभी अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं है और शायद आपको चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी। अब यहाँ पर n, l और m के अलावा एक और होता है, वो होता है s, जिससे बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए उसके बारे में आपको बता दूं कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या है। आपने ऑर्बिटल के अंदर देखा होगा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपने एरो जैसे बनाया होगा, एक एरो ऊपर होता है, एक एरो नीचे होता है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर की ओर है उसके लिए हम बोलते हैं +½ और जो नीचे की ओर होता है उसके लिए हम बोलते हैं -½ अगर आपके एग्जाम में +½ दे रखा है, इसका मतलब वो एक ऑर्बिटल के अंदर आपको एक ही इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है जो कि ऊपर की ओर है। अगर वो -½ दे रखा है, इसका मतलब एक ही ऑर्बिटल के अंदर वो आपको एक ही इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है जो कि नीचे की ओर है। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि वो आपको एक ही इलेक्ट्रॉन के बारे में स्पेसिफिकली पूछ रहा है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो अगर आपने देखा होगा तो इस टॉपिक पर अगर इजी क्वेश्चन आया या फिर मॉडरेट क्वेश्चन भी आया तो वो क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, अगर आपके पास अच्छे से जानकारी पहले नहीं थी। लेकिन अगर आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो ये क्वेश्चन आपका ज़रूर सही होगा ही होगा।